Are you tired of getting stuck in your thoughts? Do you find yourself overanalyzing every situation? Don't worry, you have come to right place to learn how to break free from the cycle of overthinking and live a more peaceful life. Today we are going to talk about how to stop overthinking. This book is a self-help guide that provides practical strategies and insights for managing and overcoming overthinking. The book addresses the psychological roots of overthinking and offers actionable techniques to help readers break free from repetitive thought patterns. The book aims to help readers understand the nature of overthinking, its effects on mental health and decision making, and how to develop a healthier, more balanced approach to thinking. The book is divided into sections that cover the causes of overthinking, its impact, and practical strategies for managing and reducing it. अंडरस्टैंडिंग ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप बहुत सारा टाइम किसी प्रॉब्लम या डिसीजन के बारे में सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाते हैं, जिससे आप अनप्रोडक्टिव और स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ये ऐसा ही है, आप किसी थॉट को बार बार दोहराते हैं, अलग अलग सिनेरियोस को इमेजिन करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या हो सकता है। चीज़ों के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जब आप इसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये आपको थका हुआ और स्ट्रेसफुल महसूस करवाती है। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। आपका ब्रेन हेल्पफुल और क्विकली डिसीजन ढूंढने के लिए इधर उधर फिरता रहता है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और फ्यूचर के बारे में परेशान रहते हैं और नॉर्मल से काम पर फोकस नहीं कर पाते, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है, हम जब भी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। चैप्टर नंबर 1, 5 4 3 2 1। जैसे ही आप उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, हर नंबर को एक साइन से यूज़ करें। 5 पर अपने माहौल में अलग अलग 5 चीज़ों को देखें। 4 पर 4 अलग अलग आवाज़ों को सुनें। 3 पर 3 अलग अलग फीलिंग को महसूस करें। 2 पर 2 अलग अलग स्मेल को फाइंड करें। 1 पर किसी एक टेस्ट को पहचानें। कॉन्शियसनेस को बॉल की अवेयरनेस की तरह सोचें, जो आपकी बॉडी के अंदर और बाहर घूमती है। जब आप थॉट्स के अंदर खोए होते हैं तो अवेयरनेस की बॉल आपके माइंड के इर्द गिर्द घूमती है और वो बॉल चारों तरफ घूमती रहती है और उन सिनेरियोस के बारे में सोचते रहती है कि क्या होगा अगर ऐसा होगा, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ। तो जस्ट चंद सेकंड्स के लिए के सामने अगर कोई चेयर पड़ी है तो आप उसको देखते हैं और उसके कलर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके डिज़ाइन को देखते हैं। आपकी अवेयरनेस की बॉल आपके माइंड को छोड़ देती है और डेस्परेट होने लग जाती है। इसको यूज़ करके आप अपनी बॉल की अटेंशन को अपने माइंड से दूर कर सकते हैं। सेकंड मेथड, काउंटर बिलीफ एक्सपेरिमेंट। हर ओवर स्टेटमेंट के पीछे एक कमज़ोर करने वाला बिलीफ होता है। अगर आपका कोई एग्जाम है और आपका दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है कि आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है और इस बारे में आपको बार बार परेशान करता है, आप ये स्टेप्स लेकर ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बिलीफ्स को क्लियर करें। आपको अपने बारे में, दूसरों के बारे में और फ्यूचर के बारे में क्या बिलीव करना चाहिए, उन कमज़ोर बिलीफ्स को लेकर आपने काउंटर बिलीफ के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, तो इसका काउंटर बिलीफ आपने ये बनाना है कि आपकी पूरी तैयारी है। काउंटर बिलीफ को एनालाइज करके आपने 1 मिनट तक ऐसे जीना है जैसे कि काउंटर बिलीफ सच है। इस काउंटर बिलीफ पर यकीन करने के लिए अपने पास की परफॉर्मेंस को याद करना है। वरी सस्पेंशन। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि वो जब भी परेशानी में होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो गूगल असिस्टेंट को बताते हैं, रात 10 बजे की मीटिंग सेट करते हैं कि इस बारे में रात को 10 बजे सोचेंगे, और वो रात तक भूल जाते हैं कि वो किस बारे में सोच रहे थे। आप अपनी परेशानी की टाइमिंग को कम कर सकते हैं। जब भी किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो उस ड्यूरेशन को कम कर दें। मोर थिंकिंग डजंट मीन ओवर थिंकिंग। अब हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग नहीं है। अब किसी भी शख्स के बारे में इमेजिन करें और वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। उसे लगता है कि उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके बारे में परेशान हो जाता है और इसके बारे में रिसर्च करने लग जाता है कि किस तरह मैं अपने वेट को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर उसे ख्याल आता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। फिर वो इन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देता है। फिर वो अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लग जाता है। फिर जब लोग उसे कुछ कहते हैं तो वो उसके बारे में मज़ीद सोचने लग जाता है। एक छोटी सी बात को लेकर वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। कुछ लोग अपनी बीमारी को लेकर सोचते रहते हैं, अगर उनकी बीमारी मज़ीद बढ़ गई तो क्या होगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत वो एग्जैजुरेट कर देते हैं। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। आमतौर पर तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा सोचने से उसका ऑपोजिट होता है। ओवर थिंकिंग हमारी किसी भी किस्म की हेल्प नहीं करती। आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कभी कभी अपनी थॉट्स को सोचते हुए आप अपने आइडियाज़ को पसंद नहीं करते। आपके लिए कभी कभी सोचना कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल की तरह फील होता है। आप अपनी थॉट्स पर क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। आपको अक्सर डिसीजन लेने में परेशानी होती है और अक्सर आप जब ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में भी डाउट करते हैं। आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में उलझा हुआ मानते हैं। ये सब सवालात आपके जहन में ज़रूर आते होंगे। सवालात का जहन में आना, उसके बारे में थिंकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो इसकी पावर को वीक कर देते हैं। चैप्टर नंबर 3, कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस। लोग अक्सर फैमिली, पैसे, काम या रिलेशनशिप
या फिर किसी बीमारी की वजह से परेशान हो जाते हैं, या लोगों के लग्जरी लाइफ स्टाइल को देखकर मुतासिर होते हैं और उसे हासिल करने के चक्कर में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो पास्ट में जो कुछ होता है उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने प्रेजेंट को ख़राब करते हैं। नींद की कमी की वजह से और जंक फूड्स खाने की वजह से आपकी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और जिस माहौल में आप रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, ये सब आपके स्ट्रेस की वजह हो सकती है। अपना कमरा साफ़ रखें और जहाँ पर आप काम करते हैं उसको भी साफ़ सुथरा रखें। बिखरी हुई चीज़ें, अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों की वजह से आपके माइंड पर असर पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर थिंकिंग। हमने पीछे एक शख्स को डिस्कस किया था जो कि वेट को लेकर बहुत परेशान था। हमने चंद सेकंड्स के लिए उस शख्स के ऊपर नज़र डाली थी। इमेजिन करें अगर वो शख्स 24 घंटे ये सोचता रहता है। हम ये जानते हैं कि ये फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी इसको नुकसानदेह नहीं समझते। ये फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल इंसिडेंट है। लाइफ का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग इफेक्ट ना करती हो। जब भी आपको कोई खतरा महसूस होता है तो आपको HPA एक्सिस हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्टिव हो जाता है। का माइंड न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स को ट्रिगर करता है ताकि वो खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। फिजिकल इफेक्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि पसीना आना, नोजिया, ड्राई माउथ, थकान, फटीग। ह्यूमन बॉडी कुछ वक्त के लिए स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिसीज, स्लीप डेप्रिवेशन, हार्मोनल डायसरेगुलेशन इन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पर थकावट, घबराहट, चिड़चिड़ापन, बुरे सपने, डिप्रेशन, कंट्रोल से बाहर महसूस करना और लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसके अलावा नेगेटिव थिंकिंग, हार्मफुल सेल्फ टॉक और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। सोशल लेवल पर करीबी रिलेशंस को निभाने में इंटरेस्ट का ना होना और नशे जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट, अडेप्ट। स्ट्रेस को डील करने के लिए 4 मेथड्स काम आते हैं। अवॉइड। हम लाइफ में हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कंडीशंस को मैनेज कर सकते हैं ताकि आपको स्ट्रेसफुल लोगों के साथ और स्ट्रेसफुल चीज़ों के साथ ना रहना पड़े। आपने अपने आसपास के लोगों को अपने आसपास के माहौल को देखना है कि आप किस तरह उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिंग करनी हो और आपको क्राउड में जाना पसंद ना हो तो आपको किसी ऐसे दिन में शॉपिंग करनी चाहिए जिस दिन क्राउड कम हो। इस तरह आपको क्राउड से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इस तरह की सिचुएशंस को आप इस तरह अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है या जिनकी वजह से आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपको उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो। आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उनसे दूर होकर बैठना चाहिए, अलग रूम में बैठें। जब आप स्ट्रेस से बच रहे होते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि आप स्ट्रेस को नो कहना सीख रहे हैं। आप स्ट्रेस को डील करना जान रहे हैं। आप उन चीज़ों को या फिर उन लोगों को नो कह सकते हैं जो कि आपके रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वो रिसोर्सेज आपकी मेंटल एनर्जी, अटेंशन, मनी और टाइम हो सकता है। अगर लाइफ में आपका कोई भी चीज़ जो आपका टाइम बर्बाद करे, आप उसको नो कहना सीखें, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, आप स्ट्रेसफुल भी नहीं होंगे और आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अल्टर। आपने अपनी लाइफ में 2 या 3 चीज़ों को देखना है जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं जो कि अननेसेसरी हैं, जिसके लिए वो काम किसी और को सौंपें। जब वो काम आप किसी और को देंगे तो आपने उस सिचुएशन को देखना है कि क्या आप उस वक्त स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, अगर आप उसको नहीं कर सकते तो आप उस सिचुएशन को बदलने का तरीका ढूंढें। आपके पास हमेशा दूसरों के साथ अपना बिहेवियर चेंज करने का मौका होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार्बर के पास कटिंग करवाने जाते हैं और वो आपकी कटिंग सही से नहीं कर रहा तो चुपचाप उसको सहने के बजाय आपने उसको ये कहना है कि वो आपकी कटिंग सही से करे। चुपचाप बैठकर सोचने के बजाय और अपने आप को कोसने के बजाय आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यकीनन आपका कोई ऐसा दोस्त भी होगा जो आपके साथ जोक्स शेयर करता होगा और वो यकीनन आपको अच्छे नहीं लगते होंगे। तो चुपचाप उसको सहने के बजाय आपने उनको डायरेक्टली कहना है कि मुझे तुम्हारे बेवकूफ़ी वाले जोक पसंद नहीं आते और उससे खामोश रहने के लिए कहें। एक्सेप्ट। सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो आपको इसके बारे में क्लियर रहना होगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आपने वो दिखाना है जो कि आप फील नहीं कर रहे हैं, आपने वही शो कराना है जो कि आप एक्चुअली में फील करते हैं। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें आप फेल हो जाते हैं तो उस वक्त आप अपने आप को कोसने लग जाएंगे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने इतना टाइम ज़ाया कर दिया, अपना एनर्जी, टाइम, पैसा, अपनी पेरेंट्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अगर तो आपने रियली कोशिश की थी, मेहनत की थी, तो आपने इन वर्ड्स को चेंज करके ये कहना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया था और ये मेरा अभी फेलियर नहीं है बल्कि मेरा अभी सक्सेस पॉइंट अभी आया नहीं है और ये मेरी लर्निंग है। ये एक इंसिडेंट आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता। नेक्स्ट टाइम इससे बेटर परफॉर्म करूंगा मैं। आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि जो कुछ रहता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो आपके इख्तियार में है आपने उसको देखना है, उसको चेंज करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। अडेप्ट। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि आपको दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है, आपके गोल्स, आपके बिलीफ और एक्सपेक्टेशंस को ज़रूरत के तहत चेंज करना।
आपने किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं बनना जो कि परफेक्शन के चक्कर में रहता है और वो हमेशा परफेक्ट बनना चाहता है, क्योंकि वो कभी अपने डिसाइड किए हुए स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाता। आपने परफेक्ट नहीं बनना, बल्कि आपने अपनी नीड्स को, अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी के अकॉर्डिंग रखना है, ताकि आप अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाएं। हेल्पलेस थॉट से हमेशा दूर रहें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको खुद ब खुद ही रास्ते नजर आएंगे और आप ओवर थिंकिंग से दूर रहेंगे और आपको परेशानी में भी बहुत सारे मौके नजर आते हैं। यूज स्ट्रेस डायरीज एंड जर्नल्स। ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आपने अपने प्रॉब्लम्स को, अपने गोल्स को और अपने प्लान्स को डायरी के अंदर नोट डाउन कर लेना है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। क्योंकि जब आप सोच रहे होते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चल रही होती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप किस बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी थॉट्स मिक्स हो जाती हैं। एक ही वक्त में आप ना जाने कितनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जिससे कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब आप उसको किसी डायरी पर लिखते हैं तो वो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लें तो आपने उसे रीडिंग देनी है और फिर आपने एनालिसिस करना है कि किस वजह से आपको कितना स्ट्रेस फील होता है। अपने स्ट्रेस के मुताबिक आपने अपनी स्टेटमेंट्स को रीडिंग देनी है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आपने 10 की रीडिंग देनी है, और अगर बिल्कुल ना हो तो आपने 1 देना है। स्ट्रेस को मेजर करने के लिए आपने अपने सिम्टम्स को देखना है। आपने ध्यान देना है कि वो तरीका आपको स्ट्रेस मेजर करने के लिए कितना इफेक्टिव है। रिसेंट में अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ तो उसको आपने याद करना है। साथ में ये भी ध्यान देंगे प्रेजेंट सिचुएशन में क्या रीज़न है। एंड में ये देखेंगे आपने उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया और क्या रिजल्ट निकला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एग्जाम है और आप एग्जाम देने के लिए गए, आपको पेपर मिलता है और पेपर में से आपको एक सवाल नहीं आता, फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है कि आपने तो सारी तैयारी की थी, उसके बावजूद भी एक सवाल ऐसा आ गया जो आपको नहीं आता है। फिर आप ये सोचने लग जाते हैं कि अब इस सवाल की जगह मैं क्या करूँगा। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में जो आपको बाकी सवाल आते थे उसके ऊपर भी आपका इफेक्ट पड़ता है। उस प्रेशर की वजह से आप बाकी सवाल भी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, और जो मार्क्स बाकी क्वेश्चंस में आने थे वो भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हर बार जब भी आपका मूड बदले, आपको स्ट्रेसफुल महसूस हो, आपको ओवर थिंकिंग हो, तो आपने वो प्रॉब्लम एंट्री करनी है अपनी डायरी के अंदर। फिर उससे कुछ दिनों बाद देखें, अपनी डायरी को एनालिसिस करें, जैसे कि स्ट्रेस के कॉमन रीजंस क्या हैं, किस वजह से स्ट्रेस होता है, यानी आमतौर पर मूड बदलने से पहले आपको क्या फील होता है, और इन दिनों में इन इंसिडेंट्स ने आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, आपने इमोशनली और प्रैक्टिकली किस तरह रिस्पॉन्ड किया। क्या आप स्ट्रेस के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप इस तरह एनालिसिस कर रहे होते हैं अपनी डायरी का, तो आप रियल डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप इस डायरी को यूज़ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप इसके आदी हो जाएंगे और आपको डायरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। एक बार जब आप अपने रीजंस को समझ जाएंगे कि आप किस वजह से स्ट्रेस फील करते हैं, तो आप 4A's की टेक्निक को यूज़ करके आप बासानी ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सारा स्ट्रेस किसी एक शख्स की वजह से आ रहा है, तो आपसे मिलना जुलना कम कर दें। अगर आपके स्ट्रेस का कारण जॉब है तो आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए और किसी और जगह जॉब करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। हमारी परेशानी और प्रॉब्लम्स की एक वजह यह भी है कि हम अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं करते। हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं फजूल में, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हम अपने पास के एक्सपीरियंस को सोच रहते हैं, जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने टाइम को अच्छे से यूज़ करने के लिए डेली, वीकली, मंथली और ईयरली प्लान बनाएं। I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself.